प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर बोला हमला। कहा परिवार प्रथम की नीति पर चलते हैं परिवारवादी, जबकि मोदी की नीति है राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को दी 20,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की सौगात। पिछली सरकारों पर योजनाओं को अटकाने, भटकाने और लटकाने का लगाया आरोप। कहा तेजी से पूरी हो रही है लंबित परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में 7,200 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हैदराबाद नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को किया समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की परिवारवादी नीति पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च कर रहे हैं चंद्रयान, जबकि राहुल की बार बार नाकाम लॉन्चिंग में लगी है सोनिया गांधी। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने हाईकोर्ट का आदेश के बावजूद शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। अदालत ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का दिया था आदेश। टीएमसी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। डीएमके नेता ए राजा के विवादित बयान पर भड़की भाजपा। भारतीय आस्था और परंपरा पर चोट करने को बताया विपक्ष की आदत। कहा दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने में लगी है कांग्रेस। भाजपा के लगातार दबाव के बाद कर्नाटक सरकार को मानना पड़ा सच। विधान सौदा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की हुई पुष्टि। भाजपा ने सीएम सिद्धरामैया को घेरा, सर छिपाने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ, मैं हूं पराक्रम से शेखावत। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 400 पार का संकल्प, देश में फिर एक बार मजबूत और निर्णायक फैसला लेने वाली सरकार बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक राज करने वाली परिवारवादी पार्टियों के परिवार तो मजबूत हो गए, लेकिन वो प्रदेश बर्बाद हो गए। परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए उनका परिवार पहले है, जबकि मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है। आपका इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो, दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। मेरे पास आपके उत्साह के लिए धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के चंडीखोल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां मौजूद जनसैलाब का जोश आसमान से बातें कर रहा था। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। कांग्रेस पर अपनी तिजोरी भरने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि पहले गरीबों से गारंटी मांगी जाती थी, आज मोदी गरीब की सबसे बड़ी गारंटी है। पीएम ने कहा कि जो सुविधाएं गरीबों का सपना हुआ करती थी, आज वो उन तक पहुंच रही हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। पीएम ने 2024 में 400 पार का नारा दोहराया। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है।
राजद प्रमुख लालू यादव का बिना नाम लिए पीएम ने उनके आपत्तिजनक बयान पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन परिवार प्रथम की नीति पर चलता है, जबकि मोदी की नीति राष्ट्र प्रथम है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है, लेकिन मोदी देश के करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। मेरा भारत मेरा परिवार का नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का लक्ष्य मोदी को हटाना है, जबकि मोदी का लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत मेरा परिवार। ओडिशा में प्रधानमंत्री की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब और उनमें युवाओं का जबरदस्त उत्साह राज्य में भाजपा के मजबूत जनाधार को भी दिखाता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार और भाजपा के 370 पार के लक्ष्य की गूंज भी इस जनसभा में साफ सुनी जा सकती थी। धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस दोनों को एक जैसी पार्टियां बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने तेलंगाना की लूट में दोनों पार्टियों को एक दूसरे को कवर फायर देने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवारवादी पार्टियों का राज है, वहां पर परिवार तो मजबूत हुए, लेकिन वो राज्य बर्बाद हो गए। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर के भी झुकने नहीं दूंगा मैं। गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है? अब तक करीब करीब
150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं दोस्तों। अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया है। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में लगभग 7,200 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र और राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली संथनगर के बीच पहली एमएमटीएस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि ये 191 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाली मंदिर में देशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में
जाजपुर के चंडीखोल में 20,000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगाती। ये परियोजनाएं तेल, गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना का शुभारंभ भी किया। भारत की आयात निर्भरता कम करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन ओडिशा के पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। प्रधानमंत्री ने पारादीप में एलपीजी आयात सुविधा का भी शुभारंभ किया। देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए यह अहम पहल है। प्रधानमंत्री ने कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 162 किलोमीटर लंबी बंसापानी, दैतारी, तोमका, जटपुरा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कलिंगानगर में कॉनकेर कंटेनर डिपो का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा साइंस कॉम्प्लेक्स में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें पुरी आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई ट्रेन सेवा, पारादीप केंदू झारखंड के बीच नई ट्रेन सेवा और एक नई कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को, खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। पारादीप रिफाइनरी की चर्चा भी 2002 में शुरू हुई, लेकिन 2013-14 तक कुछ नहीं किया गया। ये हमारी सरकार है जितने पारादीप रिफाइनरी का काम पूरा कराया। ओडिशा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाए, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने ओडिशा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए, रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने महाराष्ट्र दौरे पर आज जलगांव में एक युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत का भविष्य तय करने का चुनाव है। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। एक गलतफहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी है, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है। ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन की पार्टियों में आंतरिक जनतंत्र नहीं है। सभी अपने परिवार वालों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये मोदी जी की खिलाफत करने वाली सभी इंडी अलायंस की पार्टियां, घमंड या गठबंधन की पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं आपको अभी साबित कर देता हूं।
जो पार्टियों का गठबंधन बना है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई। मुझे बताओ आपके लिए है? आपके लिए नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस बीच ईडी ने संदेशखाली के मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख और दूसरे आरोपियों की 12.78 करोड़ रुपयों की संपत्ति अटैच कर ली है। संदेशखाली मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां समेत कुल 3 जांचें सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। भाजपा ने हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुगलई मानसिकता वाली सरकार पर कोर्ट का हथौड़ा चला। ऑनरेबल कोर्ट ने एक तमाचा दिया है पश्चिम बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और हम इसको सराहना करते हैं क्योंकि इसका बहुत गंभीरता से इंक्वायरी होना चाहिए कि ये नोटोरियस क्रिमिनल ये शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने नेता बनाया। हर किस्म की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर होना चाहिए। जब प्राथमिकता बदल जाती है तब ये संदेशखाली से लेकर झारखंड तक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और प्रियंका जी, मेरा आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि क्या राजनैतिक सहूलियत के हिसाब से आप निकलती हैं क्या महिला उत्पीड़न के विषयों को उठाने के लिए? संदेशखाली में पिन ड्रॉप साइलेंस, कर्नाटका में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, आदिवासी महिला को पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये पिन ड्रॉप साइलेंस कब तक चलेगा? कलकत्ता के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जल्द ही राजनेता के तौर पर नजर आएंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है, तो भाजपा ने भी उनका जोरदार स्वागत किया है। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. हम उनको बीजेपी में स्वागत करते हैं। मैं पहले ही कहा था उनके जैसा व्यक्तित्व, ऑनेस्ट आदमी अगर किसी भी पार्टी में जाता है तो पार्टी के लिए एसेट है। तो बीजेपी में आ रहे हैं, हमारा एसेट बनेंगे वो। इधर संदेशखाली की घटना को लेकर राजधानी दिल्ली में छात्र संगठन के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंग भवन के बाहर प्रदर्शन कर बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस समय राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप देख सकते हैं कि बंगाल भवन के बाहर प्रदर्शन करने जा रहा है। फिलहाल तमाम एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लड़कियां भी जो हैं, छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। जो संदेशखाली में औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार, रेप के केसेस और हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं उसके खिलाफ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बंगाल भवन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जो ममता सरकार का कुशासन है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पे रह रही वनवासी महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किए हैं, उनका यौन उत्पीड़न किया है, वहाँ के लोगों की जमीन छीनी है। इस प्रकार से ममता सरकार के टीएमसी गुंडे एक पूरा सिंडिकेट बंगाल में पिछले कई सालों से चला रहे हैं। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। संदेशखाली मामला कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा, तो वहीं दोषी कानून के शिकंजे में होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरा देश मेरा परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से दिया लालू प्रसाद यादव के उस बयान का जवाब जिसमें प्रधानमंत्री के परिवार पर किया गया था सवाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्माती जा रही है।
लालू के बयान के बाद से भाजपा लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेलंगाना और ओडिशा में इस पर कड़ा प्रहार कर चुके हैं। पीएम ने कहा कि पूरा देश ही उनका परिवार है। इसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लालू प्रसाद पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में गरिमा बनाए रखना जरूरी है। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं, इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का, ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना आवश्यक है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश पीएम मोदी को अपना हिस्सा मानता है। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार जन मानते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मैं भी मोदी का परिवार हूं। जितनी बार इन लोगों ने अपशब्द कहे, गाली निकाली, नीचा दिखाने का प्रयास किया, उतने ही मजबूत होकर नरेंद्र मोदी जी आज तक निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिंदुओं के खिलाफ बोलते बोलते हिंदू की परिभाषा ही भूल गए हैं। मोदी जी अगर हिंदू नहीं है और लालू जी ये बातें बोलता है, तब लालू जी का हिंदू संस्कृति का बारे में जो भी कुछ नॉलेज होता होगा वो खत्म हो गया होगा। कारण बहुत दिन लालू जी हिंदू का खिलाफ करते करते हिंदू का परिभाषा भी वो भूल गया है। लालू यादव के पीएम मोदी पर परिवार वाले बयान को बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ हथियार बना लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां मैं भी चौकीदार हूं का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो वहीं अब की बार मोदी का परिवार सुर्खियों में आ गया है। इस दौरान जहां भाजपा के मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने अपने नाम के बाद मोदी का परिवार सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, तो दूसरी तरफ अब मोदी का परिवार के पोस्टर भी सड़कों पर लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिस पर हम भी हैं मोदी का परिवार लिखा है। वहीं पोस्टर पर इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। डीएम के नेता के विवादित बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राम को शत्रु बताना हिंदू भगवानों का अपमान है। उन्होंने डीएमके से सवाल किया, क्या वो किसी अन्य धर्म के ईश्वर के बारे में इस तरह के बयान देने की हिम्मत कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी डीएमके नेताओं पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब डीएमके नेता ए राजा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर एक तरह से साफ कर दिया है कि उन्हें सर्वोच्च अदालत की भी परवाह नहीं है। इस बार उन्होंने सनातन और भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। भाजपा ने उनकी विवादित टिप्पणी पर कड़ा प्रहार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इससे साफ हो गया है कि भारतीय परंपरा पर सवाल उठाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना इंडी गठबंधन का एजेंडा बन चुका है। पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें, ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी ए राजा पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के ए राजा से लेकर दूसरे नेता हमेशा भारत की संस्कृति के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की है। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। इंडी गठबंधन चाहे ए राजा हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे राहुल हो, ये सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। दी हेरिटेज ethos of India is being seen with contempt by the India alliance partners. That is why Congress didn't want to become part of the Pran Pratishtha of Ayodhya.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को जबरदस्त फटकार लगाई थी। कोर्ट ने उदयनिधि से कहा था कि आप अनुच्छेद 19(1)(a) का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह भी कहा कि अनुच्छेद 25 के अधिकार का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि आपने जो कहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद डीएमके पर इसका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि अदालत की टिप्पणी के एक दिन बाद ही ए राजा समाज को बांटने वाला बयान देकर किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के गठबंधन को रोकने के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन जैसे तैसे कई राज्यों में सीटों का तालमेल तो बिठा लिया है, लेकिन मन के मिलन और मुद्दों पर सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। सिर पर गठरी उठाए कांग्रेस विधायक राजकुमार जब पंजाब विधानसभा पहुंचे तो इसे सांकेतिक तौर पर पंजाब सरकार पर बढ़ रहे कर्ज का बोझ उतारने का संदेश के तौर पर देखा गया, लेकिन तस्वीर के और भी मायने निकाले जा रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि इससे दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच हुए गठबंधन का बोझ पंजाब में समझा जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गलबहियां करने वाली कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और बाकी कांग्रेसी नेताओं ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप इतने छिछले हैं कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच विश्वास भी तार तार होता दिखाई दिया। ये आदत से मजबूर है, ये आज किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना केजरीवाल के कंट्रोल में है। ये जो कुछ भी हो रहा है किसानों के साथ, पंजाब के साथ और ऑपोजिशन के साथ एक सोची समझी साजिश के अधीन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक भी एमएलए और मिनिस्टर इसके साथ नहीं। विपक्षी गठबंधन के बीच इसी तरह के मतभेद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव सिर पर है, लेकिन गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब अगले दौर की बातचीत बुधवार को होने वाली है, लेकिन सवाल वहीं बना हुआ है कि गठबंधन के घटक दल आपसी मतभेद को भुलाकर किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की जमीनी हकीकत से दूरी और पार्टी की रणनीति को नियंत्रण करने वाले अति वामपंथी झुकाव वाले कैडरों के कब्जे के कारण शीर्ष पंक्ति के नेताओं का लगातार कांग्रेस छोड़ने का दौर जारी है। गुजरात के पोरबंदर से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अर्जुन मोढवाडिया और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश देर समेत कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उधर उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सीट वाराणसी से सांसद रहे राजेश मिश्रा ने पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिक हैं, उसमें मैं भी हूं। मेरी ये कोशिश होगी कि बनारस में इस लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दल से जो भी उम्मीदवार हो उसको पोलिंग एजेंट न मिले अपने बूथों पे, तब तो मैं ये मानूंगा कि असल में हम लोगों के भाजपा में शामिल होने का मतलब होता है। एक तरफ गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपसी मतभेद के चलते सीटों का बंटवारा भी संभव नहीं हो पा रहा है। और जिन दलों के साथ गठबंधन एक राज्य में संभव हो पाया है तो दूसरे सूबे में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतने कमजोर गठबंधन और कद्दावर नेताओं के साथ छोड़ जाने के बाद एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को मात दे पाना कितना संभव हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ समावेश को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि जिन लोगों ने पहले देश पर शासन किया उन्होंने कभी भी देश की क्षमता पर विश्वास नहीं रखा। उन्होंने लाल किले से भारतीयों को आलसी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के नौजवानों को लाल किले से विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे यहां ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि भारत के लोग आलसी हैं,
भारत के लोग दुनिया में बड़े अक्लमंद हैं, हमारे लोग थोड़े अक्ल में कम हैं। यानी उन्होंने भारत के कॉन्फिडेंस को, भारत के जिसे हम कहते हैं कि ताकत को नजरअंदाज करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नौजवानों को, भारत के नागरिकों को लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्साह भी दिया और उत्साह के साथ साथ उनमें यह कॉन्फिडेंस, उनमें यह साहस, उनमें यह आत्मविश्वास भरने का काम भी किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। मेटा के ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन हो गए थे, जिससे काफी लोग परेशान हो गए थे। यूजर्स को इनमें लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी। यूजर्स इन एप्स और प्लेटफॉर्म्स से अपने आप लॉग आउट होते जा रहे थे। इस पर मेटा के प्रवक्ता ने एंडी स्टोन ने ट्वीट यानी कि एक्स पर लिखा, हम जानते हैं कि लोगों को हमारी सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हमने प्रभावित सभी लोगों के लिए समस्या का यथाशीघ्र समाधान किया और किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गूगल और स्टार्टअप्स कम्युनिटी के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गूगल अब वापस से सभी ऐप को दोबारा लिस्टिंग करेगा और आने वाले समय में इस पर काम कर समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि गूगल का भारत के डिजिटल इंडिया में सफर में एक सकारात्मक रोल रहा है। गूगल और स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ, दोनों के साथ डिस्कशंस हुए, अच्छी मीटिंग्स हुई और गूगल ने अग्री कर लिया है कि जो शुक्रवार की सुबह वाली जो स्टेटस था उस स्टेटस को वापस ले आएंगे और सारी ऐप्स को फिर से लिस्टिंग करेंगे और आने वाले समय में दोनों आपस में साथ बैठ के डिस्कशंस करके और जो लीगल प्रोसेस चल रहा है उस सब को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालेंगे। गूगल का भारत की डिजिटल इंडिया की जर्नी में अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी स्टार्टअप कम्युनिटी और गूगल और बिग टेक सब मिलके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को इम्प्लीमेंट करें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के 17 राज्यों में स्थापित नए 201 सीएनजी स्टेशन और भारत की प्रथम लघु एलएनजी इकाई का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। सीएनजी स्टेशनों के परिचालन से ग्राहकों को उचित मूल्य पर सीएनजी गैस की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। साथ ही एलएनजी लघु इकाई के जरिए देश भर में एलएनजी नेटवर्क तैयार करने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह मौजूद हैं। सर, अभी जो आज 201 सीएनजी स्टेशंस को भी किया गया है और एलएनजी का भी जो किया गया है, तो ये गैस बेस्ड इकोनॉमी बनने की तरफ किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनने में का क्या, उसका क्या परिभाषा है? हमने ये कहा कि जो गैस एक क्लीन फ्यूल है, एक ट्रांजिट फ्यूल है, तो इसमें इस समय 6% के आसपास हमारी गैस की कंट्रीब्यूशन है। इसको ले जाके हम 15% तक ले जाना चाहते हैं। इसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। हमने शायद फिगर दिया $60 बिलियन का, वो आ भी रही है इन्वेस्टमेंट और आगे जड़ के और भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। पर ये आज जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि 201 गेल के द्वारा 201 एडिशनल डिस्पेंसिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। ये 15 कंपनियों के द्वारा हुआ है और 17 हमारे राज्यों में। तो हर एक की करंट फिलिंग कैपेसिटी को होगा 2500 व्हीकल रोज का। पर जैसे हमारा व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो खुशी की बात है कि जो क्लीनर फ्यूल्स पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। अगर आप सीएनजी यूज करेंगे, बीच में जब सीएनजी के दाम बढ़ गए थे तो चर्चा और चिंता रहती थी कि भाई सीएनजी व्हीकल्स आएंगे नहीं मार्केट में। नहीं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स केप्ट फेथ, उन्होंने सीएनजी व्हीकल्स और आ रहे और सीएनजी का प्राइस भी जो है इज बीन रीजनेबल। और मैं सोचता हूं आगे वाले समय में कंपनीज, बिकॉज दे हैव गुड अर्निंग्स, दे विल बी एबल टू पास द बेनिफिट टू द कंज्यूमर। उसके अलावा, और ये 201 तो अभी एक लॉट में है, वो आने वाले समय में ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, ऐसे 2000 और बनेंगे। इस 200 के लिए टोटल ये 2021 22 25 तक भी जाएगा, बिकॉज कंजम्पशन डिमांड है। ये जो छोटे प्लांट है, देखिए ये इसकी
इन्वेस्टमेंट इस समय 150 करोड़ है, पर मैं समझता हूं, और 36 टन, ये 18 टन पर डे के 2 प्लांट्स इकट्ठे करके उन्होंने किया है। मैं समझता हूं इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी का एक मॉडल बन सकता है, पर अभी हमें इसकी शुरुआत की है, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, पर अगर ये आने वाले समय में ऐसे स्मॉल स्केल प्लांट्स और लग जाएं तो वी विल बी इन अ सिचुएशन कि इसको पैन इंडिया करके और इसको फिर जो हमारे आसपास के देश हैं वहां पे भी ले जा सकते हैं। कंज्यूमर को आने वाले टाइम में इसका कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि आप लगातार सरकार काम करते हैं? कंज्यूमर को तो फायदा होगा ही होगा। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस अवेलेबिलिटी उससे होगा, और हमारी कंपनीज जो हैं हु आर डूइंग वेल, ये अपने उसको दे विल पास ऑन टू द कंज्यूमर आल्सो। कंज्यूमर्स को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और केंद्र सरकार लगातार जो गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात है या सेल्फ रिलायंट की बात है उसकी तरफ लगातार काम कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मुंबई में फिकी फ्रेम्स के 24वें संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी भाग लिया। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने मीडिया, टेलीकॉम एंड बैंडविड्थ नेविगेटिंग द क्रॉसरोड्स ऑफ रेगुलेशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर पर प्रकाश डाला। चर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए जहां दूरसंचार और ओटीटी दोनों मिलकर स्वैच्छिक आधार पर निवेश कर सकते हैं। इस अवसर पर बात करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि ग्राहकों को ध्यान में रखकर किसी भी कंटेंट को पेश किया जाना चाहिए। As far as India is concerned, as on date, I don't see personally that there is a huge necessity or urgency for going forward on this issue as a sharing of cost for the infrastructure that we want to create. But going forward there can be a need, and as we said that it should be best left to the market to be determined rather than any audit based process, because that will be very, very cumbersome and it will be very, very difficult to adjudicate when there are litigations. This is how my industry developed, and therefore this is my argument. What we need to do is to actually flip it on its head and see how is it exactly that the consumer wants that content to be delivered, or at least what is the most reasonable way, the most logical way that the consumer could possibly consume that content. Now you would say that okay, OTT chal raha hai, streaming chal raha hai, therefore it means that all people want is on demand content. Not necessarily. There's a whole range of content which is appointment content. If you look at sports for instance, जब वर्ल्ड कप का मैच होगा तो उसी टाइम पे होगा, उसी दिन पे होगा. इट्स एन अपॉइंटमेंट व्यूइंग. यू वाचिंग इट ऑन ओटीटी, यू वाचिंग इट ऑन स्ट्रीमिंग, यू वाचिंग इट ऑन ब्रॉडकास्ट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर. People choose the medium based on what works for them, whether it is convenient for them, whether it is affordable for them. मोदी का परिवार अब केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में मोदी परिवार की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी पहुंची। यहां लोगों ने बांसुरी स्वराज का स्वागत किया। कैसी रही मोदी परिवार की यह बैठक, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने की बांसुरी स्वराज से खास बातचीत। देश की राजधानी दिल्ली में मोदी जी के परिवार की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में शामिल हुई नई दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जी। क्या कहेंगे, आज किस तरह की बैठक रही है? जी, मोदी जी के परिवार के प्रत्येक सदस्य की यहाँ पर बैठक थी। हम सब मोदी का परिवार है, हर भारतीय मोदी का परिवार है। आप ये देखिए, मोदी जी के कार्यकाल से पहले लीडर्स आते थे और जाते थे, लेकिन अगर किसी ने परिवार के बड़े की तरह देश का कल्याण करा है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गरीबी हटाओ केवल एक नारा बन के रह गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारा है एक परिवार के बड़े की तरह, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हमारी माताएं और बहनें चूल्हा फूंक के खास के थक जाती थी, लेकिन अगर किसी ने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर्स देकर उनको धुएं की ज़िंदगी से मुक्त करा है तो वो है हम सब के परिवार के बड़े हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
माता और बहनें सर पर मटकी लेकर कोसों चलती थी पानी के लिए, लेकिन 13 से 14 करोड़ घरों में अगर नल से जल पहुंचा है तो हमारे बड़े परिवार के सबसे बड़े पंत प्रधान, देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी ने फिक्र करी इसकी। और हाँ, विमेन रिजर्वेशन भी 40 साल पुराना विघ्न अगर उससे किसी ने हटाया है तो वो भी परिवार के बड़े श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। तो मैं वही कहूँगी कि पूरे देश के लिए एक परिवार को मानकर, एक जैसे एक परिवार का बड़ा होता है, हम सब उनके बच्चे हैं, इस तरह देश का विकास उन्होंने हम सब की फिक्र करके करा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सब हैं मोदी का परिवार। तो आप देख सकते हैं कितनी आश्वस्त दिखाई दे रही हैं बांसुरी स्वराज, जिनका कहना है कि मोदी जी का पूरा परिवार उनके साथ है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत अपने ज्ञान और कौशल की बदौलत आज वैश्विक जगत का नेतृत्व कर रहा है और उसकी ओर अग्रसर भी है। देखिए हमारे सहयोगी ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। उत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि भारत अपने ज्ञान, कौशल और पुरातन गौरव की प्रतीक सांस्कृतिक समृद्धताओं के दम पर विकसित राष्ट्र बनकर वैश्विक जगत का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है। India is a story of growth and tremendous opportunities. It has set up a target to attain the status of developed nation by 2047. You have numerous opportunities to contribute in realizing this goal through your knowledge, skills, values and actions. Be it in the domain of science, technology, infrastructure or education, the areas are vast and diverse. You are our future entrepreneurs. Don't limit yourself. Become a part of this great growth story. कार्यक्रम में मौजूद नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि आज के युवा भविष्य के विकसित भारत के कर्णधार हैं। This Bharat has been a Vishwaguru, imparting knowledge and wisdom across diverse disciplines for many millennia. It is time to reclaim the honor. The higher education system can also play a pivotal role in achieving the vision of our Prime Minister of a Vikasit Bharat by 2047 when our nation turns 100. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति और देश के जाने माने चिकित्सक व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर महेश वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ चरित्रवान युवा तैयार करने का काम हो रहा है। ज्योति वर्णित तमसो विजानन, ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उसका टैगलाइन है और ये ऋग्वेद से लिया हुआ श्लोक है। वास्तव में आज उपाधि कर रहे सभी विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक यात्रा का जो है यही मूल मंत्र है। ये आपको संदेश देता है कि आप अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार और दुराचार जैसे अंधकार से मुक्त होकर अच्छे आचरण का जीवन अपनाएं, जिसमें समानता, भाईचारा, सर्वांगीण विकास और वैज्ञानिक सोच हो। दीक्षांत समारोह में 77 स्वर्ण पदक और 82 PhD, 5 MPhil, 2181 स्नातकोत्तर, 21,620 स्नातक, 262 MBBS, 490 MD, MS, आयुर्वेद वाचस्पति और 68 DAM, MCA की डिग्रियों सहित कुल 24,708 उपाधियां प्रदान की गई। समारोह के दौरान रजत जयंती पुस्तक का प्रथम दिवस कवर और स्मारक सिक्का जारी करने के अलावा रजत जयंती डाक टिकट भी जारी किया गया। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय ने इसी क्रम में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24,708 छात्र और छात्राओं को उपाधि प्रदान करते हुए कहा कि ये छात्र न केवल भविष्य के कर्णधार हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए सपनों के भारत के सूत्रधार भी हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन कालरा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। अयोध्या में प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विश्व भर में सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक उत्सव रहा है। दुनिया भर में भारतीयों ने अपने अपने स्थान पर इस
अवसर पर उत्सव मनाया, विशेष रूप से ऐसे देशों में जहां भारतीय अधिक संख्या में बसे हुए हैं। विदेशों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने देश में संपन्न हुए प्राण प्रतिष्ठा के समय के आनंद उत्सव को बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, तब विदेशों में भी जगह जगह लोग एकत्रित होकर मंदिरों में पूजा अर्चना और रामायण आधारित प्रसंग पर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण उनके देश में हुआ, जिसे देखकर सभी भाव विभोर हो गए। जब यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, फंक्शन हुआ था, तो जितना यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था उतना ही वहाँ पे भी हुआ था। वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने भी उतने ही उत्साह से उस चीज को सेलिब्रेट किया था और सब बहुत ज्यादा प्राउड थे और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुए थे इस चीज को लेकर। मैं भी हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ, फिर मुझे पता है कि यहाँ पे पहले कैसा था और अब कैसा है। काफी अच्छा फील हो रहा है कि राम मंदिर बन गया है और हम लोग आ पा रहे हैं यहाँ पे देखने। सिंगापुर में भी सारे टेम्पल्स में प्रोग्राम था, लाइव शो हुआ था, जो भी यहाँ पे चल रहा था उसका लाइव स्क्रीनिंग था। और ऑल्दो मैं ऑफिस गई थी, लेकिन मैं ऑफिस से लाइव स्क्रीनिंग देख रही थी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग खुश थे इस चीज को लेके। मैं गई नहीं थी, लेकिन मैंने देखा था कुछ पिक्चर्स में, तो लोग भजन कीर्तन था पूरा प्रॉपर, और आरती भजन सब कुछ मंदिर में पूरा जैसे रौनक होता है, डेकोरेशन होता है, जस्ट लाइक दीपावली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहुंचे युवा प्रतिभागियों में उत्साह नजर आया। ऐसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर देने के लिए प्रतिभागियों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और लोकतंत्र में युवाओं के महत्व के बारे में भी बात की। आप कौन से स्टेट से आए हैं? राजस्थान। क्या खास बात है राजस्थान के बारे में? हम देख सकते हैं आपने पूरा कल्चरल अटायर भी राजस्थान का पहना है। राजस्थान के बारे में सबसे पहली खास बात है वीरता, क्योंकि वीरभूमि राजस्थान कहा जाता है। महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और रानी पद्मिनी, हाड़ी रानी, इन सब की जो वीरता है उनके लिए जानी जाती है। और वहाँ का जो संस्कृति है, जैसे मैंने पगड़ी धारण की है, तो ये आन बान शान का प्रतीक होती है पगड़ी। और जो कल्चर है वहाँ की बहुत ज़्यादा सभ्य और शालीन कह सकते हैं, कि सभी संस्कृतियों को सम्मान देना और अनेकता में एकता जो आज हम सभी युवा यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। युवाओं की जब बात करें तो कितना चैलेंजिंग है ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल आपके लिए? मैम, आई गेस चैलेंजिंग नहीं है, हमारे सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। गुजरात राज्य को प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी को मेरा नमन। मैं शिखा पांडे ये कहना चाहती हूँ कि युवा वो है जिसके आंखों में सपने हैं, मन में इरादे हैं एवं मुख पर सकारात्मकता का तेज हो। सिर्फ युवा तन से ही नहीं बल्कि मन से होना आवश्यक है। और खासकर आज के राष्ट्रीय युवा पार्लियामेंट महोत्सव में ज़्यादातर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। सियासी बिसात